अब मैं आपको इनकी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले है न्यू, कंट्रोल प्लस एन, ओपन कंट्रोल प्लस ओ, सेव कंट्रोल प्लस एस, सेव एज F12। फंक्शन की होती है ये हमारी सबसे लास्ट में F12, लास्ट की जो की होती है फंक्शन की वो होती है F12। उसके बाद है प्रिंट, कंट्रोल P। आगे है एग्जिट, अल्ट प्लस F4, ये भी आपकी फंक्शन की होती है F4। आगे है कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट किस लिए यूज में आते हैं? किसी भी अक्षर को कट करने के लिए, काटने के लिए, कॉपी यानी कि उसकी कॉपी करने के लिए, और पेस्ट यानी उसको कहीं पर चिपकाने यानी पेस्ट करने के लिए। सबसे पहले हम कोई भी वर्ड लिखते हैं। हमने एक वर्ड लिखा है इसके अंदर, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसके अंदर हमने कैसे सिलेक्ट करना है, अक्षर के सबसे लास्ट में क्लिक करके रखना है माउस से, जो हमारा लेफ्ट क्लिक होता है उससे हमने क्लिक करके रखना है और अक्षर के ऊपर ऐसे लेके जाना है, तो हमारा अक्षर सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कट और कॉपी हमारा सिलेक्ट होने के बाद ही काम करता है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और अब हम यहाँ पर कट पर क्लिक कर देंगे। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। एक्स इसलिए दी गई है ताकि आपको पहचान रहे कि जो एक्स है आपका वो कांटे के निशान का होता है, तो इसलिए आपको जल्दी याद रहेगा काटना मतलब कट। तो कट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये अक्षर यहाँ से कट हो जाएगा यानी कि हट जाएगा। अब हम कहीं और इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। अब हम कट करने के बाद कॉपी नहीं करेंगे, हम इसको, ये जो आपको बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आपको पेस्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं और जहाँ पर भी हमारा ये ब्लिंक करता हुआ कर्सर दिखेगा होगा वहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। आगे है कॉपी। अभी जैसे हमने पहले सेलेक्ट किया था वैसे ही अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। वर्ड के लास्ट में हमने क्लिक करके रखना है और इसके ऊपर ऐसे लेके जाना है, तो ये क्या हो गया, हमारा अक्षर सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद अब हम कॉपी के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे कट में ये यहाँ से हट गया था, कॉपी में ऐसा कुछ नहीं होता। कॉपी में आपको पता नहीं चलता कि कॉपी हुई है या नहीं हुई है, तो आपको कब पता चलेगा, जब आप इसको कहीं पर पेस्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर वापस से क्लिक किया, अब ये ब्लिंक करता हुआ कर्सर हमारे यहाँ पे इस वर्ड के सामने आ गया है, तो अब ये पेस्ट कहाँ होगा, जहाँ पर ये कर्सर होता है। अब हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हमारा जो वर्ड था, जहाँ से हमने कॉपी किया था वहाँ भी रहेगा और जहाँ हमने इसको पेस्ट किया है वहाँ भी रहेगा। आगे है कैलिबरी। आपको जो वर्ड दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, ये आपका होता है फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आप दो तरीके से वर्ड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड का डिज़ाइन चेंज करना हो या वर्ड की लैंग्वेज चेंज करनी हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू वगैरह जो भी। तो आप किसी भी अक्षर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इस अक्षर का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपने इस अक्षर का डिज़ाइन चेंज कर दिया है, उसी तरीके से आप इसकी लैंग्वेज यानी भाषा को भी चेंज कर सकते हैं। आगे है टेक्स्ट साइज यानी कि फॉन्ट साइज। अब आपने अक्षर को, किसी दूसरे अक्षर को सेलेक्ट करना है और 26 जो आपको लिखा दिख रहा है यहाँ पर, इसके बाद आपने इसको चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको 26 दिखाई दे रहा है, ये तो इसका पहले से साइज बना हुआ है। इसके बाद आप 48 पर क्लिक करते हैं तो इसका साइज बढ़ जाएगा, और अगर आप इसका साइज 16 कर देंगे, 16 कर देंगे, तो ये आपका साइज अक्षर का छोटा हो जाएगा। जब इस पर मैं माउस लेकर जाता हूँ
तो यहाँ पर नीचे लिखा आता है ग्रो फॉन्ट, यानी कि इंक्रीज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर जैसे कि किसी भी अक्षर को सेलेक्ट करेंगे दोबारा से और इस पर क्लिक करते रहेंगे। क्लिक करने से क्या होगा, इस अक्षर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर इस अक्षर का साइज हमने छोटा करना है तो हम छोटे जो श्रिंक फॉन्ट यानी कि रिड्यूस द फॉन्ट साइज, यानी कि फॉन्ट का साइज कम रखना है, कम करना है, तो हम इस फॉन्ट के रिड्यूस फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते रहेंगे। ये देखिए हमारे अक्षर का साइज जो है बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ये देखिए 1 से कम ये साइज नहीं जाएगा और आप साइज यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आगे है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड का मतलब क्या होता है, आपका जो सिलेक्टेड अक्षर है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आप, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इनको, तो आपके अक्षर में कुछ चेंज होता है। किस चीज़ का चेंज हो रहा है, आपका अक्षर थोड़ा सा मोटा हो रहा है। आपके बाद इसके बाद है इटैलिक। अक्षर इसमें टेढ़े हो जाते हैं। ये देखिए। आगे है अंडरलाइन। अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे जब आप, तो आपके अक्षर के नीचे एक लाइन लग जाती है जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइन। उसके बाद है, जैसे आपको दिख रहा है, स्ट्रिक थ्रो आउट। इसका पूरा नाम होता है स्ट्रिक थ्रो आउट। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो इससे पहले आपका अक्षर सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में किया था अक्षर को सिलेक्ट, वैसे ही आपको इसमें भी अक्षर सिलेक्ट करना होगा। इस पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए अक्षर के बीच में बिल्कुल सीधी लाइन लग जाती है। आगे हम लिखते हैं जैसे कि H2O। इस नंबर को आपने H के नीचे लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे हम, आपको X के नीचे जो 2 दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और इसके X के ऊपर जो 2 दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो हम सबसे पहले सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए आपका जो नंबर है वो H के नीचे आ चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, X2, अगला जो ऑप्शन है हमारा, इस पर क्लिक करते हैं जिसका नाम होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, H के ऊपर 2 चला जाएगा। जो आपका 2 नंबर है वो आपका H के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद है, ये जो आपको कैपिटल लेटर में A दिखाई दे रहा है और उसके नीचे जो एक पट्टी दिखाई दे रही है काले रंग की, इसका मतलब क्या होता है कि आप अक्षर के अंदर कोई भी कलर दे सकते हैं। ये देखिए आपका जो नंबर वर्ड है, जैसे 2 लिखा हुआ है आपने, तो उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। अगर हम इस अक्षर को सेलेक्ट करते हैं और इसके साइड में जो ये तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा कलर्स आपके आ जाते हैं। तो इनमें से कोई भी कलर पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपके अक्षर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। आगे है अक्षर के पीछे जो कलर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलाइटर। अब हम इस पे जाते हैं। ये देखिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मेक टेक्स्ट लुक लाइक इट वाज मार्क्ड विद ए हाइलाइटर पेन। इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई भी एक कलर हम इसमें क्लिक करके पुट कर सकते हैं। देखिए अक्षर के पीछे जो है वो कलर आ चुका है, इसको बोलते हैं हाईलाइट कलर। ये किस कलर जैसा होता है, जो बच्चे नोट्स के अंदर इम्पोर्टेंट वर्ड्स को मार्क करते हैं, हाईलाइट करते हैं, किससे करते हैं, हाइलाइटर से। तो ऐसा ही एक हाइलाइटर आपको वर्ड पैड में देखने को मिल जाएगा। आगे है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट।
सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंक्रीज और डिक्रीज में फ़र्क क्या होता है। इंक्रीज का मतलब होता है किसी भी वर्ड को आगे लेके जाना, और डिक्रीज का मतलब होता है किसी भी वर्ड को पीछे लेके जाना। जैसे हमने इस वर्ड को यहाँ आगे लेकर आना है तो कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, वर्ड के स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक करते जाएंगे। ये देखिए, क्लिक करने के बाद हमारा जो वर्ड है वो पेज के बीच में आ गया, या आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पेज के बीच में ही लेकर जाना ज़रूरी है, आप इसको कहीं भी पेज के अंदर कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके बाद है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट के अंदर आप वर्ड को वापस से कहीं भी ले जा सकते हैं जहां से आपने इस वर्ड को इंक्रीज किया था। ये देखिए, इंक्रीज में आपका वर्ड आगे चला जाएगा और डिक्रीज में आपका वर्ड वापस से पीछे चला जाएगा। उसके बाद है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट्स कौन से होते हैं, ये जो आपको काले रंग के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं बुलेट्स। इन पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए अक्षर के स्टार्टिंग में ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है नंबरिंग। नंबरिंग का क्या होता है, जैसे 1 2 3 आपको ये दिख रहा है तो आपके जो वर्ड के स्टार्टिंग में आपको ये 1 देखने को मिल जाएगा। ये ज़्यादातर किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, जो हम बड़ी लिस्ट बनाते हैं किसी भी तरह के सामान की, या किसी भी तरीके से किसी भी तरह की चीज़ की जो सामान की लिस्ट होती है वो हम इसमें बना सकते हैं आसानी से। उसके बाद है ABC यानी अल्फ़ाबेट और रोमन। रोमन जो काउंटिंग होती है, जैसे रोमन नंबरिंग जो होती है आपकी, वो भी इसके अंदर आपको दी जाती है। जैसे कैपिटल में होती है ABC और छोटी ABC, वैसे ही रोमन में भी होती है छोटी रोमन और बड़ी रोमन। कैपिटल रोमन और स्मॉल रोमन आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। जैसे ही हम इस वर्ड के आगे क्लिक करके एंटर लगाते हैं तो आपके ये सामने ये B ऑटोमेटिक आ जाता है और आप इसमें लिख सकते हैं। एंटर लगाने के बाद ऑटोमेटिक से C आ जाएगा। इसके अंदर अगर आपने कुछ नहीं लिखा और एंटर लगा दिया तो ये C यहाँ से ख़त्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ हमने कुछ लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसलिए C यहाँ से गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग। हम इन 2 लाइनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर लाइन स्पेसिंग पर जाते हैं और यहाँ पर जैसे 1.0, 1.15, 1.5 और 2 जो लिखा हुआ है, इनमें से किसी एक नंबर के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने कर दिया 2 के ऊपर क्लिक, तो यहाँ पर स्पेस इसकी वैल्यू के हिसाब से बढ़ जाएगा। वापस 1.15 पर करेंगे तो ये साइज़ जो लाइन का जो स्पेस है वो कम हो जाता है। उसके बाद है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन का मतलब होता है इस पेज के ऊपर आप अक्षर को किस साइड से लिखना चाहते हैं। जैसे कि आप इस पेज के अंदर अक्षर को 3 तरीके से सेट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है आपका अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट। इसको हम शॉर्टकट की होती है इसकी Ctrl+L। हम क्योंकि हमने इसको लेफ़्ट साइड से ही लिखा हुआ है तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अब हम इसको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सेंटर। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे जो अक्षर होते हैं वो पेज के बिल्कुल बीच में आ जाते हैं। उसके बाद है राइट, Ctrl+R। अब हम राइट पर क्लिक करेंगे तो राइट के अंदर ये लिखना शुरू हो जाएगा। अब हम लिखना शुरू करते हैं इसमें, तो देखिए लेफ़्ट की तरफ ये ज़्यादा बढ़ रहा है, और अगर हम लेफ़्ट की तरफ से लिखना शुरू करेंगे तो लेफ़्ट अलाइन पर क्लिक करके लिखना शुरू करेंगे तो ये राइट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे,
यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा जो वर्ड है सेंटर में आ चुका है पेज के। अब अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कुछ भी, तो दोनों तरफ से ये बराबर बढ़ेगा, लेफ़्ट की साइड भी बढ़ेगा और राइट की साइड भी बढ़ेगा। अब हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया है वर्ड पैड के अंदर। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट पैराग्राफ को, Ctrl+A। इससे क्या होगा, आपका जो पूरा वर्ड है वर्ड पैड के अंदर वो एकदम से सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो देखिए जगह बचती नज़र आएगी आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जो इसके अलाइन के अंदर जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई पर क्लिक करते ही ये दो देखिए लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर हो जाता है और इसमें आपको खासी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा भी लगता है। अब है पैराग्राफ। पैराग्राफ को आप लेफ़्ट साइड से कितना आगे से लिखना चाहते हैं, राइट में कितना आप जगह आगे ब्लैंक खाली छोड़ना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन आपकी जो लाइन स्पेसिंग होती है कितनी आपकी होनी चाहिए। लेफ़्ट के अंदर अगर आप यहाँ पर 2 लिख देते हैं, राइट की तरफ भी अगर आप 2 लिख देते हैं, फर्स्ट लाइन में आप अगर 1 लिख देते हैं तो क्या होगा, लेफ़्ट की तरफ से जगह 2 इंच की छूट जाएगी और राइट की तरफ से भी 2 इंच की जगह छूट जाएगी। और फर्स्ट लाइन आपकी क्या है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके आगे से इसके नीचे से लिखनी शुरू हो जाएगी। ओके कर देते हैं। अगर लेफ़्ट में अगर आप वैल्यू पुट करते हैं 1, यहाँ भी आप वैल्यू पुट करते हैं 1 और फर्स्ट लाइन में आप वैल्यू पुट करते हैं 0.5, तो आपका जो वर्ड, आपका जो पैराग्राफ है वो इतने इंच से आगे लिखना शुरू किया जाएगा। जैसे लेफ़्ट से भी 1 इंच जो है आपका वो छूट जाएगा, राइट साइड से भी आपका जो 1 इंच है वो छूट जाएगा, यानी कि आपकी इतनी जगह खाली रह जाएगी। उसके बाद फर्स्ट लाइन 0.5, आप या 0.5 बोल सकते हैं या 0.5 बोल सकते हैं। यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आपका दिया गया है, इसमें आप एक वैल्यू या 1.15 वैल्यू दे सकते हैं और ओके कर देंगे। देखो यहाँ पर अलाइनमेंट क्या दे रखी है आपको, जस्टिफाइड। तो यहाँ से देखिए ये जो दोनों आपके पैराग्राफ के दोनों अलाइनमेंट हैं वो दोनों आपके बराबर मिलेंगे। अब हम ओके कर सकते हैं। ये देखिए आपका जो ये वाला स्पेस जो है फर्स्ट लाइन का, ये आपका 0.5 यहाँ पर ब्लैंक छूट जाएगा। हर पैराग्राफ के अंदर से आपका जो 0.5 वैल्यू है वो आपकी छूट जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट होनी थी, लेकिन ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी 1 से। तो यहाँ पर 1 जो मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया था वो यहाँ इसके नीचे से लाइन शुरू हो जाएगी आपकी। और जो आपकी लाइन का जो थर्ड ऑप्शन था आपका इसमें, वो आपका 0.5 छोड़कर आगे से लिखा जाएगा। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो आपका 1.5 से, यानी कि 1 यहाँ पर और 0.5 यहाँ पर। अगर 1 और लिख देते तो यहाँ पर 1 लिख देते तो ये 2 से स्टार्ट होता, इसलिए 0.5 में थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुआ है। हर पैराग्राफ के अंदर आपकी जो पहली लाइन है वो 0.5 रेगुलर लाइन है, उससे 0.5 से 0.5 इंच से आगे से शुरू हुई है। आगे है पिक्चर। आगे है पिक्चर। पिक्चर पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। जैसे हमने इस पिक्चर को क्लिक कर लिया और ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद देखिए ये पिक्चर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया है। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कोने के अंदर बहुत सारे
पॉइंट्स आ गए हैं। पॉइंट्स आने से क्या होता है, इस पिक्चर को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पॉइंट के ऊपर इस कर्सर को लेकर जाता हूँ तो देखिए 2 तीर के निशान जो हैं आपके बन जाते हैं। उन पर लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप पिक्चर के अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। पिक्चर के अंदर की तरफ लेकर जाने से क्या होगा, पिक्चर का साइज़ छोटा हो जाएगा। अगर पिक्चर के बाहर की तरफ लेकर जाएंगे तो पिक्चर का साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये देखिए पिक्चर का जो साइज़ है आपका वो छोटा हो चुका है। उसके अंदर अब आपने क्या करना है, अब आगे ऑप्शन देखते हैं पिक्चर के अंदर क्या क्या है। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन तो आपका पिक्चर का आ ही गया है। उसके बाद है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर का मतलब क्या होता है, जो आपकी ये जो साइज़ है पिक्चर का, इसी साइज़ के अंदर एक पिक्चर आप अलग से दूसरी ले सकते हैं, लेकिन उसका साइज़ नहीं बढ़ेगा, इसी साइज़ के अंदर वो पिक्चर रहेगी। चेंज पिक्चर पर हम क्लिक करते हैं। चेंज पिक्चर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन ऑन हो जाता है। इसमें हम कोई भी एक पिक्चर देख सकते हैं। जैसे हमने एक पिक्चर ले ली है ये वाली। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए पिक्चर का जो साइज़ था वो इससे छोटा था। इससे छोटा होने का मतलब क्या है कि इस पिक्चर से बाहर जो साइज़ है वो नहीं जाएगा। अगर छोटा साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन इस पिक्चर के साइज़ जो हमारी पहले वाली पिक्चर थी उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। आपको कंट्रोल Z करके दिखाते हैं। आपका जो पिक्चर का साइज़ है वो छोटा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर पर चेंज पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आप जैसे इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करके ओपन करते हैं तो क्या होगा, ये पिक्चर आपकी इस साइज़ के अंदर ही रहेगी, इससे बाहर बड़ा साइज़ आपका नहीं होगा। आगे है रीसाइज पिक्चर। पिक्चर को रीसाइज करना, जैसे कि हमने इस पिक्चर को अभी इन पॉइंट्स से छोटा किया था, वैसे ही हम इस पिक्चर को भी यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल पे अगर हम क्लिक करते हैं जैसे कि 40, तो देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में 40% आ जाता है और ओके करते हैं। ओके करते ही हमारी पिक्चर का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। उसके बाद है पिक्चर पर अगर आप क्लिक करने के बाद अगर पेंट या किसी भी फाइल पे किसी भी अक्षर पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपकी चली जाएगी, यानी डिलीट हो जाएगी। इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक इस पिक्चर से आगे क्लिक कर देंगे खाली जगह पर। आगे हम बात करते हैं पेंट ड्राइंग के अंदर। अगर हम यहाँ पर कोई भी पिक्चर बनाते हैं, फाइल में जाएंगे, अपडेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। अपडेट डॉक्यूमेंट करने के बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे और क्लोज़ करने के बाद ये पिक्चर हमारे पास आ जाती है। आगे है डेट एंड टाइम। वैसे ही हमने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करके नहीं रखना है, हमने इस पिक्चर के आगे क्लिक करना है या जहाँ पर हमने डेट एंड टाइम डालना है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हमने पैराग्राफ के एंड में ही क्लिक कर दिया और हम यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसे हमने एक लॉन्ग डेट को सिलेक्ट कर लिया, लंबी डेट को सिलेक्ट कर लिया है और अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए डेट जो है, हमारी जो तारीख है वो आ चुकी है, लेकिन समय यानी टाइम नहीं आया है। तो हम डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे वापस और नीचे आपको जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें आपका टाइम लिखा हुआ है और ये आपका टाइम आ गया है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की कोई नई फाइल को आप इसके अंदर अपडेट करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, उसके बाद हम कर देते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट है, जो इसके अंदर हम काम करते हैं, उस शीट को हम वर्ड पैड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको,
क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। क्रिएट न्यू का मतलब होता है एक नई फाइल बनाएंगे, और क्रिएट फ्रॉम फाइल का मतलब होता है जो बनी बनाई फाइलें सेव होती हैं आपकी, उसका डाटा जो है आपका इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अभी दोनों ऑप्शंस आपको करके दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले ऑप्शन करते हैं क्रिएट न्यू। इस पर हम करते हैं, इस पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करते ही ये देखिए आपकी एक एक्सेल शीट यहाँ पर बन चुकी है। अब हम यहाँ पर कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी अक्षर लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर फाइल में जाना है आपने, यहाँ पर आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद आपने जो वर्क किया था, आपने एक्सेल शीट के अंदर जो काम किया था, वो काम आपका इसके अंदर सेव हो जाता है। सेव हो जाता है, उसके बाद आप डबल क्लिक करने के बाद आप इसमें वर्क दोबारा से करके दोबारा से आप इसमें काम कर सकते हैं। ये देखिए आपने कोई भी इसके अंदर काम कर दिया है। अब इसको आपने क्लोज कर देना है। देखिए आपका जो काम है वो इसके अंदर फाइल के, इस एक्सेल की फाइल के अंदर जो वर्ड पैड के अंदर बनी हुई है वो फाइल के अंदर सेव हो जाता है। ऐसे ही किसी भी दूसरे प्रोग्राम से आप फाइल नई बनाकर इसके अंदर सेव कर सकते हैं। आगे है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, जो अक्षर आपने वर्ड पैड के अंदर लिखे हुए हैं उनको आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि ए लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब हम इसको फाइंड नेक्स्ट करते हैं। देखिए ए जितने भी होंगे आपके, ए जितने भी वर्ड हैं आपके यहाँ पर, वो सारे आपके यहाँ पर फाइंड हो जाएंगे। यहाँ पर आप फाइंड यानी ढूंढ सकते हैं उन अक्षरों को। जैसे कि हमने लिख दिया IN, फाइंड नेक्स्ट। ये देखिए इन जहाँ भी आपका IN लिखा होगा या पूरा वर्ड लिखा होगा वो आपका इसके अंदर फाइंड हो जाएगा, यानी आप उसको यहाँ पर आसानी से ढूंढ सकते हैं। कैंसिल कर दीजिए। आगे है रिप्लेस। अब जैसे आपने फाइंड वर्ड के अंदर इन लिखा था, जैसे बड़ा करके आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। इसमें फाइंड वर्ड में आपने IN लिखा था, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ये फाइंड वर्ड के ऑप्शन के अंदर IN यानी इन लिखा आ चुका है। अब इस रिप्लेस विद में आप इन की जगह पर ऑन करना चाहते हैं, आई की जगह ओ लिखना चाहते हैं तो ON लिख देंगे आप और रिप्लेस ऑल कर देंगे। अब इसने IN की जगह पर ON लिख दिया है। अब हम IN सर्च करते हैं दोबारा से फाइंड वर्ड में, तो आपको कोई भी वर्ड IN नहीं लिखा हुआ मिलेगा, वो वर्ड आपको ON लिखा हुआ ही मिलेगा। ON वर्ड ही लिखा हुआ मिलेगा। अब हम सर्च करते हैं ON। अब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सर्चिंग में वर्डिंग आ जाती है। आगे है व्यू। व्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को किसी दूसरे नज़रिए से देखना। सबसे पहले हम जूम इन पर क्लिक करने के बाद आपका जो पेज है, पेज का साइज़ है या अक्षरों का साइज़ है वो बढ़ता नहीं है, वो सेम रहता है पहले की तरह, लेकिन आपके देखने का नज़रिया बदल जाता है। आप किसी भी पेज को, किसी भी अक्षर को थोड़ा सा बड़ा होते हुए देखते हैं। उसके बाद है जूम आउट। जूम आउट में देखिए पेज का साइज़ कम नहीं होता है, अक्षर का साइज़ कम नहीं होता है, किसी पिक्चर का साइज़ कम नहीं होता है। इसमें सिर्फ कम क्या होता है, आपके देखने का नज़रिया इसमें क्या होता है, बदल जाता है। इसमें पेज आपको, पेज के अंदर जो लिखा है या पेज है जो आपका, वो छोटा दिखाई देता है। अगर आप 100% पर वापस क्लिक कर देते हैं तो ये जो पहले जूम इन और आउट से पहले जो पेज था वैसा ही पेज आपके सामने वापस आ जाता है। आगे है रूलर। रूलर कौन से होते हैं, जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 जो ये वर्डिंग ऊपर आपकी लिखी हुई है, जो स्केल यानी फूटे की तरह आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो आपका रूलर होता है। रूलर होता है। उसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस बार होते हैं ये नीचे वाली,
नीचे वाली जो सफ़ेद पट्टी आपको दिखाई दे रही है वो होती है आपकी स्टेटस बार, जिसमें आपका देखिए 100% जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन मिलता है। देखिए सबसे ज़्यादा जूम आउट कितना हो सकता है, हम वर्डपैड के अंदर आपको लाइव करके दिखा सकते हैं। इसमें आप 500% से ज़्यादा जूम इन नहीं कर सकते हैं, और छोटा करना है तो माइनस के निशान पर क्लिक करते रहें। %10 से नीचे आप इसको जूम आउट नहीं कर सकते हैं। वापस से 100% पर क्लिक कर दें ताकि आपका जो पेज है और पेज के अंदर जो मैटर है आपको अच्छे तरीके से दिख सके। उसके बाद है वर्ड रैप। वर्ड रैप के अंदर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 2 ऑप्शन आपके सेम होते हैं और 1 ऑप्शन आपका अलग होता है। नो रैप में भी आपको सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा, रैप टू विंडो में भी सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन रैप टू रूलर में आपको पेज के जो पेज होता है हमारा वो बीच में, स्क्रीन के बीच में देखने को मिलेगा। विंडो का मतलब होता है यहाँ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो पेज आपका दिखाई देगा वो रैप टू विंडोज़ में दिखाई देगा, और बीच पेज के पेज आपका जो है बीच में दिखेगा वो किस में दिखेगा, रैप टू रूलर के अंदर। आगे है मेजरमेंट यूनिट्स। इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर इंचेस लिखा हुआ है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, पॉइंट्स और पिक्सल्स। इसमें आपका मतलब एक ही निकलेगा, सभी का वैल्यू चेंज होती है। जो भी आपका साइज़ इसमें इंच में सेंटीमीटर में होता है लेकिन साइज़ वही रहेगा, बस उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। सेंटीमीटर पे कर सकते हैं, पॉइंट्स पे कर सकते हैं, पिक्सल्स पे कर सकते हैं, लेकिन आपका जो वर्ड है, जो अक्षर का साइज़ है, पेज का साइज़ है या पिक्चर का साइज़ है वो आपका चेंज नहीं होगा। जैसे आपने लाइव स्क्रीन पर देख ही लिया है, इसमें अगर हम इंच कर देते हैं तो हमारे अक्षरों के ऊपर या पेज के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी वैल्यू इसमें पुट कर रखी है, जिस वैल्यू में जिस साइज़ में हमारे पेज और अक्षर लिखे जा चुके हैं उसी के अंदर रहेगा, बस उसका वैल्यू जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे हम बोल देते हैं किलोग्राम, अब किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, या तो आप 1000 ग्राम लिख दो या 1 किलो लिख दो, तो वो बात सेम होती है। वैसे ही इसके अंदर जो हमने मेजरमेंट पहले से डाल रखी है वो आपकी सेम रहेगी, चेंज कुछ भी नहीं होगा। बस आपके जैसे जूम इन आउट में देखने का नज़रिया चेंज हो गया था, वैसे ही इसमें जो मापने का तरीका है वो भी आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन वैल्यू पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप 1 इंच लिखें, जैसे कि आप 1 फुट लिखें या 12 इंच लिखें, कोई भी फ़र्क आपका नहीं पड़ने वाला है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो कमेंट करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे हम और भी नई वीडियोज़ आपके लिए ला सकें और आप कुछ सीखने की, आप उन वीडियोज़ से कुछ सीख सकें। थैंक यू।